Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSAT रीजनिंग पेपर. तो आज हम इसमें रीजनिंग के 2017 के पेपर को सॉल्व करेंगे. ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर्स A, B, C, D एंड E. ठीक है, एक स्कूल में क्या है, 5 टीचर हैं A, B, C, D, E. ओके, A एंड B टीच हिंदी एंड इंग्लिश. A और B हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं. C एंड B टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी. सी और बी क्या हमारे इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं. डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी. डी और ए जो है वो मैथमेटिक्स और हिंदी पढ़ाते हैं. ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच. हमारे जो ई और बी है वो हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ाते हैं. हु टीच मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट. उसमें पूछा है कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, देखो इसमें बहुत ईजी है. हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पहले टीचर लिखते हैं ए बी सी डी ई. ओके, अब बात करते हैं कि कौन सा टीचर क्या क्या पढ़ाता है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. अब इसने क्या कहा है, ए एंड बी की बात हो रही है. वो क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं. यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश. ओके, ए एंड बी पढ़ाते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश. हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई. सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड ज्योग्राफी. देखो सी एंड बी यानी कि बीसी की बात करता है, वो क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी. तो देखो बी तो इंग्लिश पढ़ाती है प्लस ज्योग्राफी, ये हो गया ज्योग्राफी प्लस यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी. ओके, हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई. आगे कह रहा है इसने डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी. डी की बात कर रखा है, डी एंड ए. तो देखो पहले डी देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स प्लस हिंदी. अब ए की बात करें तो देखो हिंदी तो ही है, यहाँ पे मैथ वाला आ जाएगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं. ओके, आगे क्या कह रहा है इसने, ई एंड बी यानी कि ई की और बी की बात कर रखा है, टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच. देखो ई में देखते हैं, पहले ई में हम लिखते हैं यहाँ पे हिस्ट्री प्लस फ्रेंच. अब यहाँ पे देख लेते हैं बी में क्या है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे हिस्ट्री प्लस फ्रेंच. ठीक है, अब देखते हैं. अब इसने क्या पूछा था कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे देखो बी एक ऐसे टीचर है सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं. ओके, तो आंसर बी इज करेक्ट. बहुत इजी था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप among the members of a family of 6 person A, B, C, D, E and F. यानी कि एक फैमिली में हमारे 6 पर्सन है. ओके, अब क्या इसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल्स. इसने ये कहा है इसमें कि जितने नंबर ऑफ मेल हैं और उतने ही नंबर ऑफ फीमेल हैं. इसका मतलब ये कहा है कि 6 पर्सन थे, तो 6 पर्सन का मतलब ये है कि 3 हमारे क्या है, मेल हैं और हमारे 3 फीमेल हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो हम मेल को जो है ना, हम मेल को बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अब नेक्स्ट क्या कहा है इसने, ए एंड ई आर सन ऑफ एफ. यानी कि ए और ई क्या है, हमारे एफ के बेटे हैं. तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एफ बना लिया और एक रिलेशन दे देंगे कि भाई ए और हमारी क्या है ई. ए और ई ये हमारे क्या है, एफ के बेटे हैं. ओके, तो बेटे का मतलब ये क्या हो जाएगा, वो मेल होंगे. तो हम यहाँ पे इनको बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमें एफ नहीं मालूम, एफ हमारी फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है. ओके, तो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट. अब देखो आगे क्या कह रहा है इसने, ये क्या है, डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल. अब डी क्या है, डी जो है वो मदर है. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि ये डी की बात कर रखा है, तो डी, और डी का मतलब हो गया मदर, मदर का मतलब सर्किल. ओके, उसके बाद में क्या है कि जो एक बॉय और एक गर्ल्स, यानी कि हमारा सर्किल है, ये एक बॉय और एक गर्ल की क्या है, सॉरी गर्ल को हम क्या करेंगे, सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे गर्ल्स को, तो माँ है. ओके, लेकिन अभी हमें ये मालूम सन कौन है और गर्ल्स कौन है. ठीक है ना. ओके जी, ये बॉयज कौन है, इनकी मेल कौन है फीमेल कौन है, हमें ये नहीं मालूम. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या कह रहा है ये, इसने कहा है बी इज द सन ऑफ ए. इनकी बी जो है ए का बेटा है. तो इसका मतलब ये है कि देखो ए हमारा ये क्या, इसका बेटा कौन है,
बी है, और बी भी बेटा, यानी कि बी हमारा क्या हो गया, देखो मेल हो गया। अब हम एक चीज देखते हैं, देखो कितने मेल हो गए, 1 2 3, 3 मेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि अब जो बचेंगे वो क्या बचे, वो हमारे बचे हैं फीमेल। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एफ मेरा क्या होगा, एफ मेरा एक फीमेल होगा। कह सकता हूँ जी ये, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे 3 मेल ये हो गए और 3 फीमेल की अब हमें जरूरत है। ओके जी, देखो एक फीमेल तो हमारी ये आ गई, एक फीमेल ये है और एक फीमेल इधर थी। अब देखो इसमें क्या नहीं है, देखो ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, यानी कि सी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी ये सी होगी। ओके जी, बिल्कुल सही। अगर एक चीज देखो, यानी कि हमारी सी होगी, तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या होना चाहिए। तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को इससे किस तरह से मर्ज करूंगा, अब ये देखो देखना है मैं। तो इसने एक चीज क्या क्या कहा है, देयर आर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली, यानी कि क्या है कि उसमें से एक जो है कपल है, एक की शादी हो गई है। ओके जी, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो यहाँ पे कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 मेंबर हो गए ना। तो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर है हमारी 6, और एक ये गया, एक ये गया। अब देखो मैं डी को अगर इसके साथ जोड़ता हूँ, ई के साथ जोड़ता हूँ, तो कितने मेंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 3 ये हैं, तो इसका मतलब ये क्या कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। और देखो कपल की बात करें, देखो अगर मैं यहाँ पे बी के साथ जोड़ता हूँ, डी को अगर मैं बी के साथ जोड़ता हूँ तब कितने मेंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और देखो यहाँ पे एक होना चाहिए 7। इसका मतलब ये क्या है कि मैं अगर इस डी को ए के साथ जोड़ू, इस डी को मैं ए के साथ जोड़ दूं कि ये आ गया, इसका मतलब ये क्या है कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो देखो ये डी आ गया। इसकी एक बेटी थी क्या, सी। ओके जी, अब देखो इसने क्या कहा था कि डी की एक बेटी है और एक बेटा है, तो जब ए का ये बेटा है तो बी का भी तो ये बेटा होगा। समझ में आया जी, इसका मतलब ये है कि अब देखो कितने हो गए हमारे, टोटल 6 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर हो गए। अब आगे देखो जी क्या करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस कैन वी ड्रॉ फ्रॉम ए एबव। अब देखो तो देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा। देखो इसने ऑप्शन ए में क्या क्या रखा है, ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल, तो देखो इसमें हमारा ए जो है वो हमारा क्या है, ए हमारा मेल है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। ओके, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, हाँ देखो ये वाला सही है, तो देखो बताते ना कि ये दोनों क्या है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो बी आंसर इज करेक्ट। ओके, अब चाहे तो हम ये भी देख सकते हैं, सी को भी देख लें, ई एंड एफ आर द चिल्ड्रन ऑफ डी। अब देखो डी ये गया हमारा, और उसमें एफ की बात कर रहा है, तो एफ तो एक तरह से इसकी भी माँ है, तो एक तरह से रिलेशन सासू माँ का हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता जी। ठीक है ना, डी इज द डॉटर ऑफ ई। अब देखो ई है तो डॉटर भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये डॉटर सी है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसका आंसर बी इज करेक्ट। ओके, इजी था, बस हमें क्या है कि एक ट्री हमें बना लेनी है, उसके बाद में हमें मेजर कर लेना है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर द स्टैंडिंग इन ए रो ऑफ फेसिंग नॉर्थ, यानी कि हमारी ये क्या है, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, यानी कि 8% वो क्या है, नॉर्थ की तरफ अपना फेस करके खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि देखो अपना फेस होगा इधर की तरफ, ओके, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि अब क्या कर रखा है, बी इज नॉट नाइबर ऑफ जी, ये कर रखा है बी जो है, बी वो क्या है, जी का नाइबर नहीं होगा, यानी कि अगर हमारा ये जी है तो यहाँ पर यहाँ पर बी कभी नहीं आएगा। ओके जी, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन होगी, ये वाली होती है, ये देखते हैं। एफ इज द इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ जी एंड नाइबर ऑफ ई, हमारा एफ क्या है, वो जी के राइट में है, तो देखो हम अगर जी कहेंगे, ये जी है हमारा, तो देखो अगर हम अगर ये नॉर्थ की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसका राइट है वो हमारा राइट होगा, जो इसका लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट होगा। अगर वो डायरेक्शन कहता है कि उसका फेस साउथ की तरफ है, तो जो हमारा राइट था इसका लेफ्ट होता, और जो इसका लेफ्ट था वो हमारा राइट होता। ओके, यानी जस्ट रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसने यही कहा है, एफ इज टू बी इमीडिएट राइट ऑफ जी, यानी कि एफ क्या है, जी के राइट में है, इसका मतलब एफ जो है जी के राइट में है, जी के राइट का मतलब ये हो गया एफ। ओके, ओके जी, एंड नाइबर ऑफ ई, और ई क्या है हमारा, किसकी बात कर रहा है, देखो एंड आ गया, यानी कि बात अभी वो एफ ई की क्या रखा है, जो एफ जो है इसका ई का पड़ोसी है। ओके, तो यहाँ यहाँ तक तो क्लियर है हमारा, देखो आगे चलते हैं।
आगे क्या करेगा, जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, यानी कि जी जो है हमारा वो एंड में नहीं होगा। ओके, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। आगे क्या कह रखा है, ए इज 6 ऑफ लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है ई के लेफ्ट में है। देखो ये हमारा ये है और कहाँ पे लेफ्ट में है, कहाँ पे 6 पोजीशन पे, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया ना, यानी कि ई के 6 पोजीशन पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हो गया कि ए हमारा यहाँ पे होगा। ओके, आगे क्या कहा इसने, एच इज द 6 द राइट ऑफ सी। अब ये जो एच जो है वो सी के राइट में है, क्योंकि 6 पोजीशन पे। तो अगर देखो हम यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे कुल कितने परसेंट हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, यानी कि एक बचा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पहले एच मानू और एच के बाद में क्या कहूँ कि 6 पोजीशन कह दूं, पहले 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारा क्या है, सी है। ओके, और इसने देखो एक बात और की थी, क्या कहा था कि जो जी जो है, जी वो बी के हमारे क्या है, यानी कि नाइबर नहीं है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे मेरा बी हो सकता है ये, तो मैं यहाँ पे बी लिख लूंगा। ओके, अब मैंने बी लिख लिया है, लेकिन क्या कह दिया है, ये इसका पड़ोसी नहीं है। ओके, अब मैं देखो क्या करूंगा, अब मैं इसको लाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये सी को, कि सी को यहाँ पे मैं एक अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक। देखो अगर मैं सी को यहाँ पे लिखूँ, सपोज मैंने सी को यहाँ पे लिख लिया, इधर ही लिख लिया सपोज मैं सी को, तो देखो अब यहाँ पे मैं कितना चलूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 चलूंगा, तो देखो टोटल कितने परसेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है कि मैं सी को यहाँ पे नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे 10% हो जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा सी को, तो देखो कितने हो जाएंगे, ये एच हमारे यहाँ पे आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, क्यों, क्योंकि फिर यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 9। तो देखो मैं अगर सी को यहाँ पे रखूंगा, यानी कि सी को मैं यहाँ पे रखूंगा, तो मेरा एच कहाँ आ जाएगा, एच मेरा इधर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या है कि जी के नाइबर बी नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी कहाँ होगा मेरा, बी मेरा यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है ये, देखो बी मेरा यहाँ पे हो गया, तो उसका मतलब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब देखो जो इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं है, अब देखो इसको तो हम हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टोटल 8% चाहिए थे। अब इसमें क्या, देखो हम बी को भी हटा ले रहे हैं, क्यों, बी यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, सी को भी हटा ले रहे हैं। अब उसके बाद में देखो क्या यहाँ पे कौन सा पर्सन नहीं है, देखो यहाँ पे जो बचता है, यहाँ पे बचता है हमारा डी, डी डी नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है इसमें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एबव। अब देखो इसमें से क्या सही है, हमारा ऑप्शन में क्या कर रखा है, सी इज टू बी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब सी जो है हमारा मतलब लेफ्ट में है, नहीं, ए के लेफ्ट में सी नहीं, ए के बिल्कुल राइट में है, तो हमारा ए ऑप्शन इज रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी क्या रखा है, डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी एंड एफ। अब देखो डी है, डी के रखा है कि बी और एफ का नाइबर है, तो देखो डी जो बी का तो है जी, हाँ जी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो एफ का नहीं है, क्यों, जी है, एफ हमारा यहाँ पे चला गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब देखो अगर हम डी देखते हैं, ऑप्शन में डी देखते हैं, ए एंड ई आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। अब देखो ए और ई की बात कर रखा है कि वो एंड पर है, तो देखो नहीं, एंड पे कहें ए है और हमारा एच है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो अब सी बचता है, सी इज राइट आंसर। अब सी को भी पढ़ लेते हैं, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी जो है डी के राइट में है, हाँ बिल्कुल सही, देखो जी जो है डी के राइट में है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्या है कि थोड़ा सा हमें इसकी एक एक चीज को पढ़ना है और उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप वही फॉलो करते हुए जाना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्ट ऑन द 4 कंजिक्यूटिव डेज। 4 टेस्ट हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, वो क्या है, चारों अलग अलग डेट पे होगा। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, भाई जरूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर यही हो। ओके, द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। इसने इसमें ये कहा है कि हमारा जो फिजिक्स का जो टेस्ट होगा वो, और जो बायोलॉजी का टेस्ट होगा, ये इसकी बात कर रहा है, तो जो फिजिक्स का वो टेस्ट होगा वो बायोलॉजी के टेस्ट से पहले होगा। यानी कि इसका मतलब ये है जो बायोलॉजी का टेस्ट होगा वो फिजिक्स के टेस्ट के बाद होगा। ओके, कुछ भी कह सकते हैं, या तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स के बाद में हमारा क्या होगा, बायोलॉजी का टेस्ट होगा, या फिर हम ये कहते हैं बायोलॉजी के से पहले हमारा क्या होगा, फिजिक्स का टेस्ट होगा। लेकिन होना ये है कि पहले फिजिक्स का हो जाएगा, उसके जस्ट बाद बायोलॉजी का होगा। ओके, ये कह रहा है केमिस्ट्री इज कंडक्ट एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। ये रखा है, देखो हमारे 4 टेस्ट है,
1 2 3 4 टेस्ट थे। तो ये क्या रखा है कि इसमें अगर केमिस्ट्री का जो टेस्ट है वो 2 टेस्ट के बाद में ही होगा। केमिस्ट्री का टेस्ट है वो 2 टेस्ट के बाद में होगा। तो देखो 2 टेस्ट यानी कि पहले 2 टेस्ट हो गए, उसके बाद में केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद में अगर हम एक चीज देखते हैं इसके जरिए से, इसके इंफॉर्मेशन के जरिए से देखते हैं कि देखो अगर हम यहाँ पे फिजिक्स का रखते हैं तो 4 थे, तो उसका मतलब बायोलॉजी का नहीं आ पाएगा, और बायोलॉजी का नहीं रख सकते क्योंकि बायोलॉजी से पहले हमारा फिजिक्स का होगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम फिजिक्स का रखेंगे और यहाँ पे हम बायोलॉजी का रखेंगे। ओके, जब भी तो कि यहाँ पे फिजिक्स का रखा, जब भी तो ये कि 2 टेस्ट के बाद में हमारा केमिस्ट्री का पड़ेगा, तो बचा क्या हमारा मैथमेटिक्स का टेस्ट। ओके, अब हमें ये क्या है कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके जरिए से मालूम पड़ेगी। अब पूछ क्या रहा है, विच इज द लास्ट टेस्ट। अब देखिए लास्ट टेस्ट कौन सा था, देखो लास्ट टेस्ट कौन सा था, मैथमेटिक्स का। ठीक है, लास्ट में हमारा कौन सा था, मैथमेटिक्स का ना, तो आंसर सी इज करेक्ट, मैथमेटिक्स। बहुत इजी था, बस ये कि थोड़ा हमें इस पॉइंट को मैं देख लेना है, ये पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है अच्छी तरह से, ये वाला पॉइंट हमारा। ठीक है, इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इजी था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडे फॉर एन ऑफिस। ये कह रहा है इसमें कि सेकंड एंड फोर्थ जो हमारा वो सैटरडे की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में ऑल संडे की बात कर रहा है कि वो क्या है हमारा हॉलीडे होगा। ओके जी, आगे क्या कहा है फिर इसने, What would be the minimum number of possible working day for any month of any year। वो क्या रखा है, किसी भी महीने में, किसी भी ईयर में मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने होंगे, पॉसिबिलिटी उनकी कितनी होगी। तो हम जानते हैं देखो मिनिमम मंथ किस में होता है, अगर ईयर में बात करें तो देखो फैब में। फैब कितने दिन की होती है, नॉर्मली फैब होती है 28 डेज की, यानी कि 28 दिनों की हमारी क्या होती है। फरवरी कितने होती है, 28 दिन की, यानी मिनिमम नंबर किस में होते हैं, फैब में होते हैं। ओके, अब उसमें उसने ये बात करा है कि देखो एक फैब में जो ना, फैब में यानी कि फरवरी में जो 28 दिन की होती है, उसमें जितने भी हमारे डेज होते हैं, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये साथ के साथ जो है कितनी बार आते हैं फैब में, ये 4 बार आते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है कि संडे कितनी बार आएगा, अगर संडे की बात करें तो संडे भी हमारा कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। तो 4 तो संडे हो गई, फैब की बात कर रखा है। ठीक है ना, तो ऑल संडे यानी कि 4 संडे प्लस इसने क्या कहा है सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। तो इसमें सैटरडे कितने आते हैं हमारे, 4 सैटरडे आते हैं। इसमें सेकंड की यानी कि 1 2 3 एंड 4 की बात करें तो इसमें इस वाले और इस वाले की क्या करा है, हॉलीडे होते हैं, क्योंकि +2 बराबर कितने हो गए, 6, यानी कि 6 डे का क्या हो गया, हॉलीडे हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि वो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने होंगे, तो 28 - 6 = 22 डेज, यानी कि आपको कम से कम 22 दिन तो काम करना ही पड़ेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका आंसर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15th स्टूडेंट फेल इन ए क्लास ऑफ 52, कि 52 में से 15 यानी कि 15 स्टूडेंट हमारे फेल हो गए। इसका मतलब हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास होंगे 37 स्टूडेंट, यानी कि 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास हुए होंगे। ओके, आगे क्या कर रखा है, आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल स्टूडेंट। अच्छा जी, यानी कि इसमें इसने ये कहा है कि 52 में से 15 को अगर हम कैंसिल आउट कर दें, यानी कि रिमूव कर दें, तो जो स्टूडेंट बचे हुए थे, ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ द रमेश इज 22 फ्रॉम द टॉप। उसमें ये कहा है कि जो स्टूडेंट अब बचे, कितने बचे थे अब स्टूडेंट हमारे, 37 स्टूडेंट बचे थे। ठीक है, उसमें से ये कहा है कि उसने रमेश की जो रैंक है वो ऊपर से यानी कि टॉप से कितनी है, 22, यानी कि 22वीं रैंक है। ओके, 22 रैंक है उसकी। तो इसने क्या कर रखा है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। अब ये कर रखा है कि फिर नीचे से उसकी कौन सी पोजीशन होगी। अब ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने, ये पोजीशन की अगर हमारे क्वेश्चन आ जाएं तो हमेशा देखते हैं कि हम जो भी हम अगर पोजीशन निकालेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अगर निकालेंगे, तो देखो अब ये क्या है कि ऊपर से नीचे तो 22वीं पोजीशन आ गई है इसकी, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की पोजीशन निकालेंगे तो हम जो कैंसिल आउट करेंगे, हम 37 + 1 में से 22 को कैंसिल आउट करेंगे। हमेशा याद रख लेना, हम क्या करेंगे कि एक हम जोड़ देते हैं, उसको ऐड करने के बाद में उससे तब उसको हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अब हम जो करेंगे 38 में से 22, क्योंकि नीचे की पोजीशन पूछा है और नीचे की पोजीशन के लिए हम 37 में एक ऐड कर देंगे।
तो हम 38 में से 22 जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा बचेगा 16। 16 का मतलब है 16, यानी कि 16 की पोजीशन है नीचे से, यानी कि ऊपर से कितनी थी, ऊपर से तो 22 थी और नीचे से कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना इस तरह का क्वेश्चन कि हमारा अगर जब रैंक कर पूछे तो हमारे रैंक में एक ऐड हम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग, a plus b means a is son of b. Okay, a minus b means a is the wife of b. What does the expression p plus r minus q means? इसका मतलब है p plus r minus q। हमें पूछा कि इसमें क्या रिलेशन होगा। देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है एक तरह से। अब हम मेल देखते हैं, मेल, हम मेल को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो करेंगे हम स्क्वायर से, और जो हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। ओके, अब हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसने कहा है p प्लस आर, यानी कि a प्लस बी, p प्लस आर। तो a प्लस बी का मतलब क्या था कि a इज द सन ऑफ b, और तो p प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, p इज द सन ऑफ r। देखो हम क्या करते हैं, p हमारे क्या है, p हमारा सन है, ठीक है ना, और इसके पेरेंट्स में से या तो फादर या मदर, वो कौन है, r। ओके, तो p सन है, इसका मतलब ये हो गया मेल। ओके जी, आगे क्या कर रहा है, r माइनस क्यू। r माइनस क्यू का मतलब a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a इज द वाइफ ऑफ b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, r इज द वाइफ ऑफ q, यानी कि r क्या है, q की वाइफ है, तो q मेरा क्या हो गया, हस्बैंड यानी कि मेल हो गया, और r क्या होगी, वाइफ यानी कि फीमेल होगी। अब देखो यहां से रिलेशन बन गया ये। अब देखते हैं, इसने ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कहा है, q इज द सन ऑफ p। इसने कहा है भाई q जो है हमारा p का बेटा है, गलत, बल्कि क्या है, ये फादर है, यानी कि पहला रिलेशन हमारा कैंसिल आउट। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q जो है P की वाइफ है, ये भी गलत, क्योंकि क्या है, फादर और बेटे का रिलेशन है इनमें। Q इज द फादर ऑफ P, हाँ भाई देखो ये सही है, Q हमारा फादर है और P इसका सन है, तो B इज करेक्ट आंसर। बहुत ईजी था। हमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मेल फीमेल को बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं कि एक स्क्वायर ले लेंगे और एक सर्किल ले लेंगे, उनको मेंशन कर देंगे मेल और फीमेल से। उसके बाद में अगर इस तरह की इक्वेशन टाइप के आए, एक्सप्रेशन आए, तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब उसको सॉल्व करेंगे और एक ट्री बना लेंगे। ट्री बनाने के बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। हमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को, अरे कि ये किस तरह से बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 6 वुमन, एक ग्रुप में कितनी है, 6 यानी कि 6 वुमेन है, औरतें हैं। ओके, दे आर 4 टेनिस प्लेयर, 4 कौन सी है, टेनिस प्लेयर है, यानी कि हमारी कितनी है, 4 कितनी हमारी टेनिस प्लेयर है, शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, ठीक है मैं। 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, 4 कौन सी है, पोस्ट ग्रेजुएट है किसमें, सोशियोलॉजी में। ओके, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 1 किसमें है, इसका पोस्ट ग्रेजुएट है और किसमें, कॉमर्स में। ओके, एंड 3 बैंक एम्प्लॉई, और 3 क्या है हमारी, बैंक की एम्प्लॉई है, 3 कौन सी है, बैंक एम्प्लॉई है। ओके, यहां तक आ गया हमारा 3 बैंक एम्प्लॉई। अब इसमें आगे क्या करा है, विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉई, यानी कि ये बात किसी कर रहा है, विमला की। तो विमला एंड कमला, ये क्या हमारी, ये दोनों हमारी बैंक एम्प्लॉई हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं। ओके, वाइल आमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड, यानी कि हमारी आमला एंड कोमला हमारी क्या है, अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ये बेरोजगार है। ओके, आगे क्या कर रखा है, कोमला एंड निर्मला आर द अमोंग टेनिस प्लेयर, इसकी किसकी बात कर रहा है, कोमला की और निर्मला की। निर्मला ये क्या है, ये हमारी टेनिस प्लेयर है, यानी कि ये दोनों हमारी टेनिस प्लेयर हैं और ये हमारी टेनिस प्लेयर है। ओके, आमला, कामला, कोमला एंड निर्मला, देखो आमला ये हो गई हमारी आमला, कामला, कामला हमारी ये हो गई, एंड कोमला और निर्मला, ये चारों की बात कर रहा है। ये क्या है हमारी, आर पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी, यानी कि हमारी क्या है, ये चारों क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में, ठीक है ना।
पोस्ट ग्रेजुएट है सोशोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट है सोशोलॉजी में। ओके, यहाँ तक हो गया। सोशोलॉजी ऑफ होम 2 आर बैंक एम्प्लॉय, और इनमें से क्या है, 2 बैंक एम्प्लॉय हैं। अब देखो एक बात देखते हैं कि देखो ये तो अनएम्प्लॉय है, जब ये दोनों अनएम्प्लॉय हैं, कौन सी, हमारी कमला और कोमला अनएम्प्लॉय है, इसका मतलब क्या होगा कि कामला भी बैंक एम्प्लॉय होगी और हमारी निर्मला भी बैंक एम्प्लॉय होगी। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक आ गया हमारा। ये क्या आगे क्या कर रखा है, इफ श्यामला इज द पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, किसकी बात कर रहा है, श्यामला की बात कर रहा है, ये हमारा श्यामला की बात कर रहा है, वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट है, किसमें, कॉमर्स में है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ टेनिस प्लेयर एंड बैंक एम्प्लॉय। अब ये बात कर रहा है कि कौन सी टेनिस प्लेयर है और बैंक एम्प्लॉय है। अब देखो ये हमारी क्या है, बैंक एम्प्लॉय है, ये हमारी बैंक एम्प्लॉय है, पोस्ट ग्रेजुएट सोशोलॉजी है और बैंक एम्प्लॉय। ठीक है जी, ये हमारी अनएम्प्लॉय है, तो ये तो इनको तो छोड़ ही दो। अब हम ये देखते हैं, ये क्या हमारी टेनिस प्लेयर है, पोस्ट ग्रेजुएट है और बैंक एम्प्लॉय है, तो देखो हमारी निर्मला, तो निर्मला इज ए राइट आंसर। इनकी निर्मला क्या है कि निर्मला हमारी टेनिस प्लेयर भी है और बैंक एम्प्लॉय भी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। हमें क्या करना है कि इसको एक तरह से क्या है कि इस फॉर्मेट में लिख लें, शॉर्ट टर्म लिख के, चाहे तो हम एक टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस क्या है कि इसको एक एक वर्ड पढ़ते जाने हैं, एक एक सेंटेंस को, और उसको हमें लिखता जाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock एंड थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन। एक घड़ी है, ठीक, वो 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, और ऐसी बजती वो जाती है। इफ इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, में कहा इसने 5 बजने में इसको 12 सेकेंड लगते हैं, 5 बजने में। तो ये कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन बाई इट टू बी स्ट्राइक एट 10 o'clock, यानी कि 10 बजने में उसको कितना टाइम लेगी। जाहिर सी बात है, एक बार बजने में उसको 1 सेकंड लगता है, 2 बजे उससे 2 सेकंड लगते हैं, 3 बजने में उसको 3 सेकंड लगते हैं। अब ये कह रखा है कि 5 बजने में उसको कितने लगते हैं, 12 सेकंड। ठीक है जी, 10 बजने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, यानी कि 24 सेकंड लगेंगे उसको 10 बजने में। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, सबसे ईजी क्वेश्चन तो आई थिंक यही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कलर है हमारा, इन ए सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर फ्रॉक, 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लोवर एंड 254 मीन्स व्हाइट कलर चौक। ओके, इसमें क्या है कि अलग अलग कोड दे रखे हैं, उनके इसने मीनिंग दे रखे हैं। आगे क्या कह रखा है, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स व्हाइट इज। इसमें ये पूछा है कि जो हमारा व्हाइट का जो कोड होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, वो क्या इंडिकेट करेगा। तो अब देखो एक चीज देखते हैं, इसमें क्या है 256, इसमें क्या है रेड कलर चौक। ओके, एक चीज देख ली। दूसरे में देखते हैं 589, इसमें क्या है ग्रीन कलर फ्लोवर। अब एक चीज अगर देखें, अगर हम इन दोनों में कॉमन करें, इसमें और इसमें अगर देखें तो क्या कॉमन है, देखो इसमें तो हमारा 5 कॉमन है, ठीक, तो कोई 5 ये वाला कॉमन है, और इसमें कॉमन कंपेरिजन करें तो देखो क्या कर कलर कॉमन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 का जो कोड है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। एक हमारा कोड ये निकल के आ गया। आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा है 254। अब इसका क्या मतलब है, 254 का मतलब देखते हैं। इसने कहा है व्हाइट कलर चौक, तो देखो हमने लिख दिया व्हाइट, ठीक है ना, यहाँ पे लिख कलर, यहाँ पे लिख दिया चौक। अब इसका कंपैरिजन इससे करके देखें, क्योंकि इसमें देखो 2 भी है 5 भी है, तो हमें 5 तो मालूम पड़ गया था, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा कलर है, इसका तो ये तो हमारा सेम रहेगा, ठीक। अब इसका कंपैरिजन इससे हम करेंगे, देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो कलर भी कॉमन था, तो कलर तुम्हारा 5 से हो गया। अब उसके बाद में चौक आया है, देखो इसमें भी चौक है और इसमें चौक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया 2 का जो कोड आएगा, वो 2 जिसका कोड है वो किसका होगा चौक का कोड, ठीक है। कितना ये था। अब आगे उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हमारा व्हाइट क्या इंडिकेट करेगा, व्हाइट क्या इंडिकेट करेगा। तो अब हम देखते हैं, एक चीज देख लो, अब हमारा क्या क्या चीज बचा, देखो 2 हो गया, इसमें 5 हो गया, ठीक है जी।
कलर हो गया, चौक हो गया, तो उसमें 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, 6 इंडिकेट कर रहा है रेड को। ओके, यानी कि 6 हमारे इंडिकेट कर रहा है रेड को। इस वाले में और देखो, अब इसमें 2 भी हो गया हमारा, 5 भी हो गया, क्या बचा 4। अब 4 क्या इंडिकेट करेगा, देखो यहां से मारा जाएगा व्हाइट, व्हाइट ये था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा व्हाइट का इंडिकेट करेगा, 4 को करेगा। आंसर बी इज करेक्ट। बहुत इजी था। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें कोड लिख लेना है, और कोड के सामने जो हमारे सेंटेंस दे रखा है वो सेंटेंस लिख लेना है, और उसका एक दूसरे के साथ हम कंपेरिजन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसने देखो व्हाइट पूछा था ये वाला, तो व्हाइट का मतलब ये था कि इससे हम कंपेरिजन करना है, तो हम पहले हमें इन दोनों से हमने कंपेरिजन करा, तो वहां पे हमें कलर का कोड मालूम पड़ गया था, तो देखो कलर का कोड ये हो गया। फिर इसका कंपेरिजन हमने पहले वाले से कर दिया, तो हमें यहाँ पे इसका चौक का मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें भी चौक है, इसमें भी चौक है, ठीक। उसके बाद में जो लास्ट बचता है व्हाइट है, व्हाइट का आंसर आ जाएगा 4, व्हाइट का कोड जो होगा 4 होगा। बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स। ठीक है, कंसिडर द गिविंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम दैट फॉलो। ये क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेस पे हमें क्या है कि हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या हमारी देखते हैं हम। A, B, C, D, E, F and G are lecturers from the different city। भाई ये लेक्चर हैं, वो अलग अलग सिटियों में लेक्चर हैं, ठीक है ना। ये ABCD जो दे रखे हैं, ये अलग अलग सिटियों में लेक्चर हैं। सिटी कौन कौन सी है, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई एंड श्रीनगर। इसमें क्या रखा है कि जरूरी नहीं है कि इनका ये जो ऑर्डर है इसी ऑर्डर में हो, डिफरेंट ऑर्डर में भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हु पार्टिसिपेटेड इन ए कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या भाई इन सबने मिलकर, ये सभी लेक्चरर थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा। ईच वन ऑफ देम इज स्पेशलाइज्ड इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट। इनमें से इन सभी को अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल थी, ठीक है जी। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसमें, कोई इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ओके, अब जरूरी नहीं कि इनका ऑर्डर सेम हो। ओके जी, ठीक है। ये भी है। फर्दर अब इसने क्या दे रहा है, इसने इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, जो क्या है, लेक्चरर दे रखे हैं, तो बी लेक्चरर है, ठीक है जी। उसके बाद में उसने सिटी भी दे दी थी, ठीक है जी। ओके, उसके बाद में इसने सब्जेक्ट भी दिया था कि भाई क्या क्या इसके सब्जेक्ट हैं। ओके, ये हमारे पे इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं आगे क्या करेगा। अब देखो, ए था, बी था, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ठीक है। ये हमारी लेक्चरर है। अब इसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। तो कानपुर का जो लेक्चरर है, ठीक है जी, उसको ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड है वो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को क्या लिख लेते हैं, कानपुर वाले में क्या है, वो ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। ओके जी। उसके बाद उसने आगे क्या कहा है, लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग। तो ये डी वाले होते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये शिलोंग से बिलोंग करते हैं। ओके जी, लेक्चरर डी शिलोंग। ओके, ये हमें डी की इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ेगी, डी वाले ये बन रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। लेक्चर सी फ्रॉम दिल्ली, ठीक है जी। लेक्चर सी दिल्ली में है, दिल्ली से है, और क्या है, वो सोशोलॉजी पढ़ाते हैं। देखो बात हो रही है सी की, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे आ जाएंगे ये दिल्ली में, और ये हमारी क्या पढ़ा रहे हैं, ये सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ओके, अब आगे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, लेक्चरर बी, यानी किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है। यहाँ पे इसको देखते हैं, लेक्चरर बी स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री और नॉट मैथमेटिक्स। देखो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो इसको यहाँ पे देखते हैं एक चीज, ना तो ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे जी, ठीक है जी, और ना ये हमें मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जी, हमारे मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़ाएंगे। ओके जी, आगे क्या कह रहा है, लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमी। ए जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं जी, इकोनॉमिक पे है, इकोनॉमिक, ठीक है। और एक बात रखी है, डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, और ये हैदराबाद से बिलोंग भी नहीं करते, HYD से भी बिलोंग नहीं करते, ठीक है जी। ये भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी। आगे क्या रखा है, लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स। एफ का जी, देखो अभी यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये हमारे एफ आएंगे यहाँ पर। एफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये कॉमर्स में है, ठीक है जी। तो देखो सिटी हमारा क्या है, और श्रीनगर में क्या है, कॉमर्स प्लस श्रीनगर।
तो श्रीनगर हो गया यहाँ पे, हमारा श्रीनगर हो गया, ठीक है जी। और कॉमर्स के हैं ये, ओके। आगे क्या कह रहा है, जी के बारे में कह रहा है, जी हुज स्पेशलाइज इन स्टैटिक्स। तो जी तो भाई हमारे स्टैटिक्स के हैं और चेन्नई से बिलोंग करते हैं जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, चेन्नई, ठीक। अब आगे क्या कहा है इसने, देखो अगर हम आगे एक चीज देखें, बस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, एक इंफॉर्मेशन और ये थी कि वो कानपुर वाले की, कि कानपुर जो है कहाँ से है भाई, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ओके जी। तो अगर हम देखें कानपुर की बात करें, देखो ये हिस्ट्री है, ये मैथमेटिक्स है और वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या है कि यहाँ पे ना तो हिस्ट्री आएगी ना मैथमेटिक्स आएगी। इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों में या तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री होगी या फिर यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स होगा, या फिर यहाँ पे हिस्ट्री होगी या मैथमेटिक्स होगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये कानपुर के तो यहाँ पर हैं जी, कानपुर के, ओके। उसके बाद में किस सब्जेक्ट में रहेंगे, ये ज्योग्राफी के रहेंगे, ज्योग्राफी, ठीक। अब आगे देखते हैं आगे की क्या बात कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो जितने भी हमारे सिटी थे, कौन से सिटी थे, ये कह रहे हैं देखो हैदराबाद यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि यही बचा, देखो यहाँ पे हमारे क्या होगा, हैदराबाद। तो अब कौन सा सिटी बचा, देखो अब देखते हैं, देखो हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई बचा हमारा। यानी कि हम इसका मतलब ये है कि एक कहाँ का होगा ये भाई, ये लेक्चर जो होंगे मुंबई के होंगे, ठीक है जी। आप मुंबई लिख दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो हिस्ट्री के टीचर रहेंगे या फिर मैथ के टीचर रहेंगे, या फिर हिस्ट्री के टीचर होंगे और या फिर मैथ के होंगे। क्यों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसने दी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी का कौन स्पेशलाइज्ड था, देखते हैं भाई। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो देखो ज्योग्राफी का आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, बी में आ रहा है भाई, ठीक है। हम ये कह सकते हैं भाई बी जो होता है हमारा ज्योग्राफी में स्पेशलाइज था। तो आंसर इज करेक्ट। देखो एक तरह से हमारी टेबल बन गई, तो अब कितना इजी हो गया। अब दूसरा क्या रखा है, टू विच सिटी डज द लेक्चर स्पेशलाइज इन इकोनॉमिक बिलोंग। अब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अब देखो हम ये बता सकते हैं, देखो पहले क्या है कि पहले देखते हैं टेबल में इकोनॉमिक्स हमारी कहाँ है, इकोनॉमिक्स देखो पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब कॉलम ए है, यानी कि लेक्चर ए है जो मुंबई में रहते हैं, ठीक है जी, ये वाला हो गया। अब इसमें देख लें तो क्या दे रखा है इसने, इकोनॉमिक्स, तो मुंबई आ गया इसका आंसर, ठीक। आंसर बी इज करेक्ट। अब तीसरा देखते हैं इसमें, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हैदराबाद। अब भैया हैदराबाद में, तो वही टेबल देखते हैं। अब देखो हैदराबाद कहाँ था हमारा, हमें मान लो देखो ई वाला कॉलम है, हैदराबाद था, ठीक है ना। हैदराबाद तो जो हिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से कोई एक पढ़ाते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, बी आंसर इज करेक्ट। कितना इजी था। सबसे पहले क्या है कि हमने एक टेबल बना ली कि भाई लेक्चरर की टेबल बन गई कि हमारी लेक्चर है, हमारी सिटी की टेबल बन गई, भाई सिटी है और जो हमारे सब्जेक्ट है उसको हमने क्या करा, जो लेक्चरर थे हमारा ए बी सी डी इस तरह से, और उनकी सिटी को लिख लिया, एक एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ते गए हमारे आंसर आ गए, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन हो गए एक टेबल से ही, और कितना इजी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड द 2 कंक्लूजंस दैट फॉलो। स्टेटमेंट्स क्या करें, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। भाई बिल्कुल सही बात है, भाई मॉर्निंग वॉक जो होती है हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब कंक्लूजन क्या करा है, ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें कहा है कि सभी हेल्थी लोग। अब देखते हैं कि कुछ लोग तो सुबह जगते ही नहीं है, कुछ लोग तो सुबह उठ के 10 बजे उठते हैं, ठीक है ना। तो हाँ ये तो है कि क्या वो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है लेकिन वो वॉक पे नहीं जा रहे हैं, तो ये कंक्लूजन गलत है। बाकी ये तो बात सही है कि भाई मॉर्निंग वॉक पे जाना सुबह बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। लेकिन क्या सभी लोग जो हेल्दी हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है। सेकंड कंक्लूजन क्या है, मॉर्निंग वॉक इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नो डाउट वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है ना। अब ये मेंटेन रखती है हेल्थ को, गुड हेल्थ को, हाँ मतलब बहुत अच्छी चीज है, रखने में हमारी मदद करती है। लेकिन क्या कोई लोग जा रहे हैं, क्या वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि कंक्लूजन हमारा बिल्कुल गलत है, दोनों कंक्लूजन। तो आंसर है नीदर 1 नॉर 2। बट स्टेटमेंट हमारा बहुत अच्छा है कि भाई सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमको जाना चाहिए, ओके। लेकिन कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 बॉयज A B C D E and F प्ले ए गेम ऑफ कार्ड। 6 लड़के हैं,
वो क्या है कि कार्ड यानी कि ताश के पत्तों का एक गेम खेलते हैं। ओके, ईच हैज द पैक ऑफ 10 कार्ड्स, यानी कि क्या था देखो बना, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये क्या है 6 बॉयज, और उसके पास सभी के पास क्या है 10 पत्तों की एक गड्डी है। ओके, यानी कि 10 10 10 यानी कि 10 की एक आपके पास गड्डी है। ओके, तो टोटल कितने पत्ते हो गए, टोटल पत्ते तो हो गए 60। ओके जी, जबकि कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, एफ बोरोस 2 कार्ड फ्रॉम ए। अब क्या है कि एफ ने क्या करा है, अब देखो 2 पत्ते उधार ले लिया आपने, तो उधार लिए हैं इसका मतलब उसके पास आ जाएंगे किससे, फ्रॉम ए से, -2 हो गया। जो जो कहता जा रहा है हम जो करते जाएंगे। ओके, एंड गिव्स वे 5 टू सी, और उसने क्या करा है सी को दे दिया है। अब क्या कहते हैं सी को दिया है, किसने दिया है, एफ ने 2 पत्ते लिए और सी को दे दिया है, यानी कि इसमें से एफ में -5 कर देंगे और प्लस सी को दिए। भाई क्यों, जहां जितने वो लेगा उतने ही उसमें से उसको माइनस करने पड़ेंगे और जिसको देगा उसमें से प्लस कर देंगे। तो क्या था कि एफ ने क्या करा था, ए से 2 पत्ते लिए थे, ठीक है, और सी को 5 पत्ते दे दिए। ये हमारे यहां तक हो गया। हु इन टर्न्स गिव्स 3 टू बी। अब क्या करा, उसने बी को दे दिया, किसने, सी ने, क्यों, लास्ट में सी के पास थे, तो सी ने क्या करा, सी ने कितने पत्ते दिए, 3 पत्ते दिए, किसको दिए, बी को दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा यहां तक हो गया। वाइल वी गिव 6 टू डी। अब बी ने क्या करा, बी ने 6 पत्ते क्या करे दिए, किसको, डी को। डी का मतलब ये 6 पत्ते यहां से इसने दिए तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, आगे जाके देखते हैं। हु पास 1 टू ई, ठीक। अब उसके बाद में क्या करा कि डी को 6 पत्ते दिए थे और उसने पास कर दिया किसको, ई को, कितना, एक पत्ता ई को पास करा किसने, डी ने, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा। आगे क्या कर रखा है, देन द नंबर ऑफ कार्ड्स possessed बाई डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड possessed बाई, अब ये कर रखा है जो हमारा है डी और ई पर जो पत्ते हैं टोटल वो किस पर और होंगे, ठीक है ना, इसके बराबर किस पे होंगे। तो पहले तो क्या करते हैं हम सबको ऐड कर ले रहे हैं, सबको हम क्या करें देख ले रहे हैं कि किस पे कितने पत्ते हैं। ओके, अब देखो इस पे कितने पत्ते होंगे, देखो जी इस पे पत्ते हैं हमारे 8, ठीक। अब इस पे देखते हैं इस पे कितने होंगे, 10 + 3 13 -6 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक। अब इसको देखते हैं 10 + 5 15 -3 12। ओके, अब इसको देखते हैं 10 + 6 16 -1 15। इसको देखते हैं 10 + 1 = 11 आ गया। इसको देखते हैं 10 + 2 12 -5 7 आ गया। अब किसको ऐड करना है हमें, ई और डी, यानी कि ई और डी इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो ई + डी टोटल देखेंगे तो हमारे 11 + 15 = 26, ठीक है। डी और ई के पास हमारे कितने पत्ते हैं, कार्ड है हमारे 26 हैं। अब हम क्या करते हैं ऑप्शन में देखते हैं ए बी एंड सी। देखो ए के पास कितने हैं 8 हैं, प्लस बी के पास कितने हैं 7 है, और सी के पास में 12 है। अब इसको ऐड करते हैं तो 12 + 8 20 + 7 27, इसका मतलब ये हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। अब कह रहा है बी सी एफ, बी के पास कितने जी 7 है, ओके, सी के पास कितने हैं जी 12 है, और उसके बाद में एफ के पास कितने हैं 7 है। अब इसको देखते हैं, देखो 7 2 9 9 और 7 16 1 और 2 26। ओके, तो हमारा ये आंसर बी आंसर आ रहा है कि हमारे जो बी 26 पत्ते इसके पास है, 26 पत्ते इसके पास है, 26 पत्ते इसके पास है। बहुत इजी था, बस क्या है कि हमें एक एक चीज पढ़ते जानी है और हमें उसको यहाँ पे लिखते जाना है और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। ओके, ये तो सिर्फ मैंने आपको 16 इसका सम बताया था, इसका कोई यूज नहीं है, बस एक चीज बताई थी कि भाई पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं ताश की गड्डी में, वो 52 कार्ड होते हैं। तो इनका टोटल तो ये क्या है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रहा था कि सबके पास जितने भी बॉयज हैं उनके पास सबके पास 10 पत्ते थे, तो इसलिए कितने टोटल हो गए 16। तो इसका हमारे पे यूज नहीं है, बस एक आपको बताया था इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब क्या है कि इसने स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या स्टेटमेंट है हमारा, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सभी कलर क्या है, प्लीजेंट है। ओके। दूसरा क्या है, सम कलर आर प्लीजेंट, कुछ कलर प्लीजेंट है। ठीक है। तीसरा क्या है, नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं है। अच्छा, फोर्थ क्या है, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कुछ कलर्स जो है वो प्लीजेंट नहीं है, कुछ कलर्स। ओके। गिविंग दैट द स्टेटमेंट फोर इज ट्रू, इसने कहा है कि भाई कुछ कलर्स प्लीजेंट नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये वाला बिल्कुल हमारा राइट है। ओके। आगे क्या कह रहा है, व्हाट कैन द डेफिनेटली कंक्लूडेड, अब ये कहा कि इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट, यानी कि फोर्थ हमारा बिल्कुल सही है ही है। उसके बाद में अब इसके बाद में ये बताना है इसका क्या कंक्लूजन रहेगा। तो एक लॉजिकल की बात है कि इसने कहा है पहला ऑल कलर आर प्रेजेंट, लेकिन हमने क्या कि फोर्थ को हमको ये माना कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जब इसका कंपेरिजन हम इससे करेंगे, ये करेगा सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, यानी कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है। तो उसमें तो हम यही नहीं कह सकते ना कि मैंने इसमें कहा है कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, इसका मतलब कुछ कलर प्लीजेंट होंगे, ये भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ऑल कलर आर प्लीजेंट, इसका मतलब ये तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 1 and 2, इसमें 1 आ रहा है तो 1 तुम्हारा रॉन्ग होगा इसके कंपेरिजन में। ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा है 3 इज ट्रू, इसमें नो कलर आर प्लीजेंट, मैंने बताया था ना कि कुछ कलर अगर प्लीजेंट है, यानी कुछ कलर उसमें ऐसे हैं प्लीजेंट है, तो कुछ कलर नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें देखिए कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं होगा, तो ये हमारा भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब इसने क्या कहा है, देखो इसने ये कहा है सम कलर आर प्लीजेंट, कुछ कलर प्लीजेंट है। अब इसने हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट था, हम एक सिर्फ लॉजिकली देखते हैं, कंपैरिजन सिर्फ हमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है कि सम कलर आर प्लीजेंट, और ये कहता है सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि हाँ जी। लेकिन इसने क्या इसने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि इज फॉल्स, यानी कि अगर यहाँ पर ट्रू होता तो ये हमारा ऑप्शन यही हो जाता, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ओके। अब इसने क्या है 1 इज फॉल्स, तो हम तो बता चुके थे कि इसके कंपैरिजन में ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में हमारा ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों, इसमें ऑल कलर आर प्लीजेंट करा है, तो जबकि इसने कहा है कि भाई ये गलत है, यानी कि इसका मतलब कुछ हो सकता है, इसका मतलब हमारा जो आंसर जो होगा वो हमारा डी होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस चौथा स्टेटमेंट में इसने कहा कि भाई ये सही है, अब इससे हमें कंपेरिजन कर देना है। कंपेरिजन कैसे करना है कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, इसका मतलब है कि सम कलर आर प्लीजेंट होंगे। हमारा ये वाली इंफॉर्मेशन जो सेकंड की है ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन ऑप्शन में इसने क्या कहा है, ऑप्शन में से जो सी ने जो कहा है वो इसने फॉल्स बताया है इसे। अगर इस ट्रू होता तो इसका मतलब हमारा आंसर यही होता, लेकिन इसने इसे फॉल्स बताया है। ठीक, और पहले वाला स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स था, इसने बताया कि भाई फॉल्स है, तो इसीलिए हमारा आंसर सही है कि हाँ भाई पहले वाले जो स्टेटमेंट है फोर्थ के कंपेरिजन में ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, तो ये हमारा इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब उसने फॉल्स बताया कि गलत है क्या इसके कंपेरिजन में, क्या बिल्कुल सही है। अगर इसका आंसर ये होता कि ऑल कलर्स की जगह सम कलर्स होता तो इसका आंसर ये हो जाता। तो इसके मतलब ये कि इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी इज करेक्ट। ओके, इसी तरह बस ये कि हमें थोड़ा लॉजिकल देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑफ ऑब्टेन कुणाल एंड देबू। इसने कहा है कि भाई रणधीर के जो मार्क्स हैं वो कुणाल और देबू के मार्क्स का टोटल कर दिया जाए उससे भी ज्यादा है। रणधीर के जो मार्क्स हैं इज ग्रेटर देन कुणाल प्लस देबू। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर, यानी टोटल मार्क्स कुणाल के और शंकर के इज मोर देन दोज ऑफ रणधीर, वो किससे ज्यादा है, रणधीर के मार्क्स से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा आगे क्या कह रहा है, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर, हमारे सोनल ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं यानी ज्यादा मिले हैं उसे किससे, शंकर से। ओके जी, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, नेहा को जो मार्क्स मिले हैं किससे ज्यादा मिले हैं, वो रणधीर से ज्यादा मिले हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, हु अमंग्स देम ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, इनमें से सबसे ज्यादा किसके मार्क्स मिले हैं। तो देखो हम पहले देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, पहला है ए रणधीर। अब देखो रणधीर को देखते हैं, देखो रणधीर एक यहाँ पर है
एक रणधीर यहाँ पर है, ठीक, ओके, और एक रणधीर यहाँ पर है। तो पहला है कि भाई क्या सबसे ज्यादा रणधीर को मिलेंगे? नहीं भाई, क्यों? रणधीर से ज्यादा मार्क्स तो किसके हैं? नेहा के हैं, ओके। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अब कहते हैं नेहा, ठीक है जी, नेहा को देखते हैं कि नेहा के क्या सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं तो देखो नेहा सिर्फ यहाँ पर है, एक कंडीशन यही है कि नेहा को मार्क्स मिले हैं रणधीर से ज्यादा। अगर हम रणधीर का कंपेरिजन करें इन दोनों से तो चल ठीक है, इनका जो सम जो है, रणधीर का जो सम है वो ग्रेटर देन है कुणाल के मार्क्स से प्लस देवू के मार्क्स से, ठीक है जी। इस कंडीशन में मैं ये तो कह सकता हूँ, तो सिर्फ इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई नेहा को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक। बट अगर कंडीशन ये क्या कही जाए कि कुणाल प्लस शंकर के जो मार्क्स हैं, शंकर के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है रणधीर से, लेकिन ये नहीं मालूम कितने हैं। देखो यहाँ पर हमें रणधीर के मार्क्स का सम मालूम नहीं हो रहा है, ठीक। यहां से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अगर अब इसका कंपैरिजन मैं इससे करूंगा तो मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकता, ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे किसके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि नेहा के हैं जी, हम पे ऐसा डाटा की कोई जानकारी नहीं मिल रही। सोनल के हैं जी, कि सोनल के भी नहीं, क्योंकि बस सोनल का इतना मतलब है कि सोनल को हमें ये मालूम है कि सोनल के मार्क्स जो है शंकर से ज्यादा है, ठीक। लेकिन कितने ज्यादा है, कैसा है, ये कोई कंडीशन हमें मतलब सफिशियंट दे नहीं रखी है। तो आंसर डी इज करेक्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो है ना डाटा सफिशियंट नहीं है, बल्कि हमें क्या है कि अभी थोड़ा और डाटा मिलना चाहिए था, तब जाके हम बता सकते थे कि सबसे ज्यादा किसको मार्क्स मिले हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट। इसमें 3 पिलर दे रखा है एक्स वाई जेड और उनकी अलग अलग हाइट है, ओके। 3 स्पाइडर ए बी एंड सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज पिलर साइमल्टेनियसली। भाई 3 स्पाइडर थी ए बी सी डी, वो क्या है इस पिलर पर चढ़ना स्टार्ट करा, ओके। इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स बाई 6 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर, बट स्लिप डाउन 1 सेंटीमीटर। अब देखो इसने ये कहा है कि हमारे क्या है, 3 कोई पिलर है, हमारा एक पिलर ये है, एक पिलर ये है और एक पिलर हमारा ये है, ओके। ये हमारे 3 पिलर हैं, कौन से? एक्स वाई एंड जेड। उसमें 3 स्पाइडर हैं ए बी सी। इसने कहा है कि वो जो स्पाइडर ए है वो इस पर चढ़ती है और 6 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद में वो स्लिप हो जाती है 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो क्या है 6 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है, तो ये ऊपर चढ़ी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और क्या है नीचे 1 सेंटीमीटर क्या है डाउन हो जाती है, यानी फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है, ओके। अब आगे क्या करेगा, बी क्लाइम्स ऑन वाई बाई 7 सेंटीमीटर बट स्लिप डाउन 3 सेंटीमीटर। भाई बी है वो चढ़ती है कितनी 7 सेंटीमीटर और स्लिप हो जाती है कितनी 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड जब सी की बात करें तो वो कितनी है 6.5 तो चढ़ती है, यानी कितनी चढ़ती है 6.5 सेंटीमीटर चढ़ रही है और स्लिप कितनी हो जा रही है 2 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कर रखा है, इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस, यानी क्या है 40 चांस है टू रीच द टॉप ऑफ पिलर, यानी कि सबको के लिए क्या है कि 40 चांस दे रखे हैं, इसको भी 40 चांस, इसको भी 40 चांस और इसको भी 40 चांस ऊपर चढ़ने के लिए, ओके। व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर, तो इसमें क्या रखा है इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट हाइट किस पिलर की है, ओके। अब देखो पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें ए की तो 40 चांस मिल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो जब 40 चांस ऊपर जा रही, एक चांस ऊपर जा रही है, ठीक 6 सेंटीमीटर, और फिर वो आ रही है 1 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि एक चांस में कितनी चल रही है, देखो एक चांस में चल रही है 5 सेंटीमीटर, ओके। ये एक चांस पर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर वो नीचे भी आ रहा है। अगर मैं इसलिए अगर बी की बात करूं तो बी कितना चढ़ेगा, देखो बी चढ़ेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा और 1 सेंटीमीटर वो 7 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगा, फिर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो एक चांस में कितना रहा है 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं सी की बात करूं तो कितना है 6.5 तो ऊपर चढ़ रहा है और फिर 2 नीचे आ जा रहा है, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे आ जा रहा है। अच्छा एक चीज देखना कि जब ये लास्ट में चढ़ेंगे, यानी कि जब
14 जो चांस होगा, 14 वाला जो चांस होगा, तो जब ये चढ़े होंगे तो फिर तो फिसले नहीं होंगे क्योंकि टॉप पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि 39 तक तो ये सभी जितनी भी स्पाइडर है ABC ऊपर चढ़ी होंगी, ठीक है ना, और फिसली होंगी, ऊपर चढ़ी होंगी और फिसली होंगी, इनकी स्लिप होंगी। लेकिन जैसे 14th में जो चांस था, तो जब एक बार टॉप पे पहुंच गई तो फिर ये फिसली नहीं है, स्लिप नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना है कि 39 तक तो ये हमारा क्या हुआ है, ऊपर गई है और स्लिप करी है। लेकिन 14th चांस जो था उस पर ये डायरेक्ट ऊपर ही चढ़ गई है। अब हम हाइट देखते हैं, एक्स पिलर की हाइट। हाँ, एक्स पिलर की क्या है हाइट देखते हैं। अब इसकी कितनी हाइट होगी, देखो एक्स की कितनी हाइट होगी। तो देखो एक्स का क्या मतलब है कि स्पाइडर एज इस पर चढ़ रही थी, यानी कि 39 चढ़ी थी, तब कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 5 है। प्लस एक लास्ट चांस और जो था, जो 14th में जो चांस था उसमें वो पूरी हाइट चढ़ी थी 6। ओके, तो अब देखो जब इसको देखेंगे तो कितना हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 195 ही आ गया, प्लस 6 बराबर कितना आ गया 201 सेंटीमीटर। यानी कि एक्स की जो हाइट आई है मेरी, यानी कि प्लस एक्स की हाइट कितनी आ गई भाई, ये आ गई। अब हमें वाई प्लर की अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो वाई प्लर का मतलब क्या है कि 39 इंटू कितना ऊपर चढ़ रहा था 4 सेंटीमीटर। ओके जी, ठीक है। उसके बाद में मतलब ऊपर चढ़ के फिसल रहा था ये 4 सेंटीमीटर आ रही थी हाइट। लास्ट चांस पे कितना जाएगा ये ऊपर 7। ओके, लास्ट चांस पे 7 जाएगा। जब इसका मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कितना आएगा 163 सेंटीमीटर टोटल इसका जो आएगा, मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे हम इसको तो 163 आएगा। प्लस वाई की भी हमारी हाइट आ गई कितनी 163। अब जेड की बात करें, जेड प्लर की बात करें तो 39 में वो कितनी चढ़ी थी कि देखो चढ़ी फिर उतरी, यानी कि 4.5 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस लास्ट चांस पे कितना रहा होगा वो 6.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 182 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस जेड की भी हाइट आ गई, कितनी आ गई 182 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम तीनों का कंपेरिजन करें, देखो इसका कंपेरिजन करें, इसका कंपेरिजन करें, इसका कंपेरिजन करें। तो सबसे कम हाइट किसकी है, क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट पिलर पूछ रखा है, सबसे छोटा तो कौन सा है, देखो 163 वाला। तो मैं कहूंगा 163 हमारा आंसर आ गया बी। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से एक और तरह से और पूछ सकता था, किस तरह से, वो ये भी पूछ सकता था कि भाई हमारी इसमें से सबसे छोटा प्लेयर कौन सा है, तो हम ये कह सकते हैं भाई सबसे छोटा प्लेयर वाई है। अगर डायरेक्ट ये वैल्यू ना देकर अगर ये पूछता कि इनमें से सबसे छोटी हाइट किसकी है, तो हम बता सकते थे कि हमारी प्लेयर वाई की सबसे छोटी हाइट है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बी स्पाइडर ने कितनी करी, यानी कि इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग डिफरेंट वे हैं, ठीक है ना। या फिर उसमें ये भी पूछ सकता था और शॉर्टेस्ट की जगह सबसे तक हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट किसकी हाइट है, ठीक, तो हम कह देते हैं सबसे हाईएस्ट पिलर एक्स की है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक तरह से रीजनिंग प्लस मैथ दोनों काम कह सकते हैं क्वेश्चन है। एक्चुअली में जब रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आता है कि वो कितनी बार एक बार ऊपर चढ़ता है फिर फिसलता है, इस तरह का रीजनिंग के क्वेश्चन में ये आता है। लेकिन इसमें इसने ये दिया है कि स्लिप भी हो रहा है, लेकिन इसने टोटल हाइट पूछ रखी है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे ये मैथ का क्वेश्चन भी बन जाएगा। ओके, दोनों का क्वेश्चन हो सकता है, मैथ का भी रीजनिंग का भी। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ इनकम ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी। इसने कहा है, इस सम कह रहा है ए प्लस बी की इनकम का जो सम है वो इज मोर देन है सी प्लस डी की इनकम से। ओके, आगे क्या क्या रखा है, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, यानी ए प्लस सी का जो सम है एज सेम एज द बी एंड डी, वो किसके बराबर है, वो बी प्लस डी के इक्वल है, ठीक है, टेकन टूगेदर। Moreover, A earns half as much as the sum of the income B and D। ये कह रहा है A जो है वो B प्लस D की जो इनकम उसके हाफ के बराबर है। तो देखो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो यहां से मैं कह सकता हूँ 2A बराबर किसके बराबर है, B प्लस D के, ठीक है। और हम एक चीज ये जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, देखो ये वाला चीज, ठीक है, आ गया। अब B प्लस D किसके बराबर है, वो बराबर मेरे ए प्लस सी के। तो मैं यहाँ पर 2A इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 2A माइनस ए इज इक्वल टू सी। तो
ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू मेरा सी आ गया। ओके, देखो यहाँ से वैल्यू आ गई ना, ए इक्वल टू क्या है, इक्वल टू सी आ गया। अब ये वाली वैल्यू इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। तो चाहे तो यहाँ पे सी लिख दें, सी प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे क्या है, सी और सी की वैल्यू है, चाहे तो हम इसको कैंसिल आउट मान लें, तो बी इज ग्रेटर देन डी। तो इसमें पूछा क्या है, व्हिच इनकम इज हाईएस्ट, किसकी इनकम सबसे ज्यादा है। देखो किसकी इनकम सबसे ज्यादा बताओ, बी की इनकम सबसे ज्यादा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशंस ऑफ सोशल वेल इज बीइंग इंडिस्पेंसेबल टू द टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, राइट्स जो होते हैं हमारे वो सोशल वेल के लिए और इंडिविजुअल सिटीजन्स के लिए हैं, दो की बात कर रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। और इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना, राइट के लिए। तो राइट जो होते हैं ना हमारे, वो इंडिविजुअल और सोशल दोनों के लिए होते हैं। तो क्वेश्चन जो राइट दे रखे हैं वो सोशल के लिए भी दे रखे हैं और हमारे इंडिविजुअल के लिए भी जो होते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है राइट्स एम एट द इंडिविजुअल गुड्स ओनली। नहीं भाई, वो सोशल के लिए भी होंगे। राइट्स एम एट सोशल गुड्स ओनली। नहीं भाई, वो इंडिविजुअल के लिए भी होंगे। राइट्स एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। हाँ भाई, देखो ये वाला स्टेटमेंट बताना चाह रहा है कि भाई ये जो राइट जो होते हैं हमारे, वो इंडिविजुअल और सोशल दोनों के लिए सही होते हैं। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शंस फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, कंसीडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। इसने यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं हमारे जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उसके हमें आंसर बताने हैं। ओके, इसने कहा है 8 रेलवे स्टेशन A, B, C, D, E, F, G and H are connected either by two-way passages or one-way passages. One-way passages are from, अब देखो टू वे और वन वे की बात कर रहा है, तो टू वे को और वन वे को हम देखेंगे। देखो वन वे अगर हम कहेंगे, वन वे का मतलब है जो सिर्फ एक ही रास्ते से जाए, यानी कि अगर हम सीधे जा रहे हैं वापस लौट के नहीं आए, उसे कहते हैं हम वन वे। ठीक है, वन वे को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एक है फिर टू वे। टू वे का मतलब होता है कि जो यहां से इधर भी चला जाए और यहां से इधर भी चला जाए, तो इसको हम करेंगे इस एरो से रिप्रेजेंट, टू वे को। ठीक, इसको ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, अब आगे क्या कह रहे हैं, वन वे की बात कर रखा है। वन वे पैसेज आर फ्रॉम सी टू ए, यानी कि कोई ये सी टू ए की तरफ जा रहा है, चलो मान लो। अब ई टू जी, इसको मान लो ई टू जी की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, बी टू एफ। अभी सबको हम अलग अलग लिख रहे हैं, बी टू एफ की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, डी टू एच। अब देखो उसको भी एक तरह से अलग लिख ले रहे हैं, अभी डी टू एच की तरफ जा रहा है। बाद में बनाएंगे फिर से कॉम्बिनेशन से। ठीक है, हमें ये देख लें कि वन वे क्या है हमारा। भी जी टू सी, देखो जी टू सी की बात अगर हम बात करें, देखो जी दे गया तो इसका मतलब जी सी की तरफ जा रहा है। चलो इसकी बात होगी। ई टू सी, देखो ई टू सी ये सही है हमारा, ई से हमारा जी पे जाएगा और जी से हमारा सी पे जाएगा, यानी कि ई टू सी हम ये कह सकते हैं एक तरह से ये भी हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि यहां से इस तरह से गया और ये इधर आ गया। चलो ठीक है, ये भी हो गया, ई टू सी भी हो गया। एच टू जी, तो जी था, अब जी समझ लो कि ये एच है, एच सब यहाँ पे रहा होगा, एच टू जी, ये हमारा था वन वे। ठीक है, जब अभी हमने वन वे की बात करी है, देखो जबकि अभी अभी ये हमारे इंडिविजुअल है। ठीक है ना, ये अलग अलग है। ओके, अब ये भी आ जाएगा। अब उसने एक चीज कहा था, देखो सी टू ए, इसको देखते हैं सी टू ए कहाँ आएगा। तो देखो सी टू ये एक सी है गया, तो सपोज मेरा ए यहाँ पे आ गया, सी टू ए ये मेरा आ गया, तो मैं इसको काट सकता हूँ फिर तो। ठीक है जी, इसको रिमूव कर दिया, सी टू मेरा ए ये आ गया। अच्छा, अब इसने कहा था डी टू एच, सपोज में देखो अब मेरा डी की बात कर रहा है, तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा डी है, डी टू एच ही आ गया, तो देखो मैं इसको भी एक तरह से रिमूव कर दूं। ठीक है जी, अब इसने बात क्या कहा है, इसने कहा है डी टू एफ। अब तो बी टू एफ का मतलब क्या है हमारा, अभी हमें नहीं मालूम बी टू एफ का है हमारा। ठीक, तो हम बी टू एफ के लिए क्या बोलेंगे जी, ये हमें अभी बी टू एफ के लिए नहीं मालूम, तो बी टू एफ अभी हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है,
या फिर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बी, यहाँ पे एफ ले रहे हैं। अभी हमें नहीं मालूम, ये कह रहा है बी टू एफ, अभी हमें ये नहीं मालूम, चलो हम इसको रिमूव करके नीचे की तरफ हम ले आए। अब आगे क्या कर रखा है, टू वे पाथ की बात कर रहा है। चलो टू वे पाथ को देखते हैं। टू वे पाथ क्या होगा हमारा, ए एंड ई। अब ए एंड ई देखो, ए ये गया हमारा और ई ये गया, तो हम ये कह सकते हैं हमारा ये जो है टू वे पाथ ये होगा, ये ठीक है जी। और हमारा ये ए एंड डी हो गया, ठीक है जी, हमारा ये भी हो गया। उसके बाद में जी एंड बी, तो कहा है हमारा जी, जी ये गया और बी ये गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जी एंड बी हो गया। जो ये इंस्ट्रक्शन कहता है उसको फॉलो करते जाओ, ये भी हो गया। आगे क्या रखा है, एफ एंड डी, देखो एफ ये गया और डी ये गया, देखो उसको मिला दो, मैंने कहा था ना इसको, बस इसको इधर की तरफ रख लो, बाद में देखते हैं क्या होगा इसका। तो देखो अभी यहाँ पर मतलब ये 2a की बात कर रहा है, ठीक। आगे क्या रखा है, ई एंड डी, देखो ई ये गया और हमारा डी का है, डी देखो ये गया, तो मैं कह सकता हूँ देखो ये गया, रास्ता हो गया हमारा, ठीक है जी। ये हमारा टू वे आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो सिंगल वे हमारा रेड लाइन से है और डबल वे हमारा ब्लैक लाइन से है, टू वे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या रखा है इसके बाद में, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब देखो ये वाला फिगर हम पीछे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब पहले क्या रखा है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू एच। अब देखो सी टू एच की बात कर रखा है, सी कहाँ पे हमारा, सी देखो ये गया हमारा, और एच कहाँ पे है, एच हमारा एक ये गया, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू, ये रखा है कि कौन सा स्टेशन जो है मस्ट बी पास होगा। अब देखो हम कहां से जाएंगे, सी टू एच पे जाना है, सी टू एच यानी कि इधर जाना है। तो देखो सी टू एच के लिए हम क्या जाना पड़ेगा, देखो सी से हमें ए पे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टू वे है। तो देखो यहाँ से निकलेंगे हम, यानी कि सी से ए पे गए, देखो यहाँ से सी से ए पे गए जी। उसके बाद में ए से हम कहाँ पे गए, ए से देखो हम ई पे गए, देखो क्योंकि ये टू वे था तो हम यहाँ पे आ गए, ई पे आ गए, ठीक है जी। देखो ए से ई पे आ गए, ओके। उसके बाद में कहा क्या करा, ई से डी पे जाएंगे, ई से डी पे जाएंगे, ठीक है जी, ये डी पे चले गए। उसके बाद में डी से एच पे जाएंगे, डी से हम एच पे जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या था, देखो दूसरा वे में देखो दूसरा वे क्या है, ए से ई पे जाएंगे, ई से फिर जी पे जाएंगे, ठीक है ना। और जी से फिर हम देखो बी पे भी जाएंगे, और बी से फिर हम देखो ये क्या है कि हम एफ पे जाएंगे। अच्छा ये भी टू वे था, ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा टू वे है, ठीक। तो अब हम देखेंगे एफ से डी पे भी जा सकते हैं हम, एफ से डी पे भी जाएंगे, और डी से हम फिर एच पे जाएंगे। तो देखो हमें जाने के लिए क्या हुआ, इसमें अब देखो इसमें को क्या कॉमन है, हमें ई पे जरूर जाना पड़ेगा, देखो इसकी इधर की तरफ ई पे जरूर जाना पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक। तो ये कौन सा है कि हम ये कह सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेशन मस्ट होगा, ई स्टेशन तो भाई ऐसा होगा जिसपे हमें जाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट, ओके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखा इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ए सर्टेन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए। देखो किसकी बात करा है, ये एफ टू ए की बात करा है। हमारा एफ कहाँ है, देखो एफ देखो ये है, और कहाँ जाना है हमें, ए पे जाना है, ए विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वन, यानी कि बिना किसी एक से ज्यादा स्टेशन पे हमें पार नहीं करना है, यानी कि हमें जो जाना है सिर्फ एक स्टेशन पे एक ही बार जाना है, एक से ज्यादा किसी स्टेशन पे हमें नहीं जाना है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, देखो एक चीज देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कितने तरीके पहले बनेंगे, कहां से, एफ टू ए से जाने के लिए। तो देखो सबसे पहले देखो जब हम एफ टू ए जाएंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एफ के बाद में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, देखो डी पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। देखो एफ से डी पे आए, डी के बाद में हमने क्या करा, ऊपर चले गए, यानी कि एच पे आ गए, ठीक, देखते हैं ना अपने आप। फिर एच से हमने क्या करा, जी पे आ गए, ठीक है जी, जी पे आ गए, एच से हम क्या करा, हमने जी पे आ गए। और जी के बाद हमने क्या करा, जी के बाद में हम देखो जी से, देखो जी से कहाँ पे आ गए, हम सी पे आ गए, और सी से फिर हम ए पे आ गए, ओके। अब दूसरी चीज देखते हैं, और क्या है दूसरा वे क्या है, देखो हम एफ से डी पे आ गए, ठीक है जी, एफ से चले डी पर, डी पे तो हमें आना ही है, और डी से
फिर मैं कह रहा देखो ये 2 वे का रास्ता देख लिया, ई पे आ गई, डी से हम कहाँ पे आ गए, ई पे आ गए। अब ई के बाद में देखो कहाँ पे चले, जी पे चले, ई के बाद में हम जी पे चले, और जी के बाद में फिर कहाँ जाएंगे हम, देखो जी के बाद में सी पे चले, और सी के बाद में फिर हम ए पे आ गए। ठीक है ना, ई के बाद में फिर कहाँ चले थे हम, सी, और सी के बाद में फिर ए पे आ गए थे। उसके बाद में एक डिफरेंट तरीका देखो, एफ से डी पे तो हमें जाना ही है मस्ट है, देखो एफ से हम डी पे चले, और डी से देखो हम ई पे आए, फिर दोबारा डी से हम ई पे आ गए, और देखो ई से है ना, ई से अब हम इस वाले रास्ते से वन वे से हम सी पे चले गए, सी पे आए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ई से हम सी पे चले गए, और सी के बाद में हमने क्या करा, ए पे आ गए, सी के बाद में हम डायरेक्ट ए पे आ गए। अब देखो एक रास्ता और देखो, कौन सा है, हमने क्या करा, वो एफ तो हमें था, एफ से हम कहाँ पे गए, एफ से डी, डी तो मस्ट है, और डी के बाद में हमने क्या करा, और डी के बाद हमने क्या करा, हम आ गए ई पर, देखो ये डी था, डी से हम ई पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक, और ई के बाद में देखो हमने 2 वे वाला रास्ता पकड़ लिया, ए पे आ गए। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं कि हमने कोई रास्ता 2 बार मतलब ट्रेवल करा, जब एक बार जा रहे हैं तो कोई 2 पॉइंट क्रॉस नहीं करे। अब इसका आंसर कितना होगा, तो बताओ कितने डिफरेंट वे हो गए। अब 4 तरीके ऐसे हैं जो एफ से ए पे जाएंगे, तो उसमें यही पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू एफ विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा जो स्टेशन ना हो। तो देखो कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं, आंसर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज, देखो जी और सी का जो है ना रास्ता हमने क्या करा, क्लोज कर दिया। ठीक है ना, देखो हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पासेस थ्रू व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एच टू सी। अब देखो एच से सी पर जाने के लिए बता रहा है वो, एच से सी पर हमें जाना है। तो देखो अगर हम देखते हैं एच से सी पे कैसे जाएंगे, देखो पहले एच से हमने क्या करा, एच से हम जाएंगे जी पर, जी देखो एच था, एच से हम जी पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, हाँ जी भाई देखो एच से हमें जी पे चले गए। ठीक, और जी से फिर मैंने क्या करा, देखो जी से जो है ना बी पे आ गया, इधर आ गया, क्यों, क्योंकि आगे तो जा नहीं सकते, सिंगल वे की कह रहा है ये, यहाँ पे तो सिर्फ आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, वहां से ई से जी पर जा सकते हैं, लेकिन जी से ई पर नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी पे आना पड़ेगा। देखो जी से फिर मैं कहाँ पे आया, बी पे आया, और बी से फिर कहाँ पे जाऊंगा, एफ पर जाऊंगा, बी से मैं कहाँ पे गया, एफ पर गया, और एफ से देखो फिर कहाँ जाऊंगा, मैं डी पे जाऊंगा, एफ से फिर कहाँ जाऊंगा, मैं डी पे जाऊंगा, और डी से फिर देखो मैं कहाँ जाऊंगा, देखो डी से फिर मैं ई पे जाऊंगा, डी से फिर मैं ई पे जाऊंगा, और ई से फिर मैं कहाँ जाऊंगा, देखो मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है सी पर, तो ये वाला रास्ता पकड़ूंगा मैं। ठीक, तो मैं आ गया सी पर। तो देखो अब इसमें पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं था, कि कौन सा स्टेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब देखो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम पहुंचे। ठीक, तो अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ई है जी, हाँ जी देखो ये गया, डी है जी, हाँ जी देखो देखो ई भी है, डी कहाँ है जी, देखो डी ये गया, बी है जी, हाँ देखो जी बी ये गया। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा ए की हमें रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, ए स्टेशन की जरूरत नहीं है हमें। ठीक, एक्चुअली सबसे पहले क्या है कि हमें इस तरह का ग्राफ बहुत ही इत्मीनान के साथ बना लेना है एग्जाम में, और अगर ये ग्राफ बन गया तो बस कुछ नहीं है, जैसा ऐसा बोलते हैं ऐसे उसकी डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं, और बहुत ही यहाँ पर ग्राफ के बाद में, यानी कि इस तरह की फिगर के बाद में, यानी चाहे ग्राफ कर लो या फिगर कर लो, इस तरह का हमने क्या करा कि एक तरह से डायग्राम टाइप का हमने बना लिया। ठीक है ना, ग्राफ या फिगर नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि डायग्राम हमने बना लिया। इस डायग्राम की सहायता से हम क्या करेंगे कि इन तीनों क्वेश्चन को आराम से एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।